नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। और आज की जो अपनी क्लास है, केमिस्ट्री में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। विगत क्लास में अपन लोगों ने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के विषय में बात की थी। अब हम बात करेंगे इस क्लास में रासायनिक अभिक्रियाओं की। ओके, चलिए बात करते हैं। टॉपिक का नाम है रासायनिक अभि केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम बात करते हैं। भौतिक रासायनिक परिवर्तन के बाद में अगला जो टॉपिक अपना प्रारंभ होता है वो है रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया नाम से स्पष्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं। तो मित्रों, क्लियर है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रसायन पदार्थ भाग लेते हैं वो क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। और ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो अनेक प्रकार की हैं जिन पे हम परिचर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं पहली रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर ले लेता हूँ। नंबर एक, पहली रासायनिक अभिक्रिया के रूप में अपन पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हो ऑक्सीडेशन। नाम से ही स्पष्ट है, अभिक्रिया का नाम ही ऑक्सीडेशन है, नाम ही ऑक्सीकरण है। तो क्लियर है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कोई तत्व या पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है। तीन तरीके से इसकी परिभाषा मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। पहली परिभाषा ये कहती है, ऑक्सीकरण की पहली परिभाषा ये कहती है कि जब कोई तत्व या पदार्थ कोई तत्व या पदार्थ ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ संयोग करता है, जुड़ता है, O2 के साथ संयोग करता है या जुड़ता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे दोस्तों, इस बात को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पर C प्लस O2, बहुत ही इजी सा एक एग्जांपल मैंने लिया है कि C प्लस O2 और ये बन रही है CO2। तो CO2 बनना, CO2 बनना कौन सी अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। हम जानते हैं कि जब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है हमारे शरीर में तो CO2 का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक चीज आपको कॉमन सी बता देता हूं मैं कि इसे कहते हैं अभिक्रिया चिन्ह। क्या कहते हैं? अभिक्रिया चिन्ह कहते हैं। अभिक्रिया चिन्ह से पहले यदि प्लस आता है तो ये जुड़ने को प्रदर्शित करता है, इसका मतलब जुड़ना होता है। यदि प्लस का चिन्ह दोस्तों अभिक्रिया चिन्ह के बाद में आए तो इसे पृथक होना या अलग होना या वियोजन कहते हैं। तो यहाँ पर अभिक्रिया के चिन्ह से पहले प्लस आ रहा है, इसका मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और हम जानते हैं कि जब किसी तत्व या पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। क्लियर? दूसरी परिभाषा, दूसरी परिभाषा की हम बात करते हैं। ऑक्सीकरण की दूसरी परिभाषा क्या है? देखिए मित्रों, ऑक्सीकरण की जो दूसरी परिभाषा है ये क्या कहती है कि जब किसी तत्व या पदार्थ से, जब किसी तत्व या पदार्थ से हाइड्रोजन अलग होता है, जब किसी तत्व या पदार्थ से हाइड्रोजन का वियोजन होता है, बोले तो हाइड्रोजन निकलती है, किसी तत्व या पदार्थ से हाइड्रोजन निकलती है, तो हाइड्रोजन निकलने को, ठीक है, हाइड्रोजन निकलने को क्या कहेंगे? हाइड्रोजन निकलने को हम कहते हैं मित्रों, क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। इसका यदि हम एग्जाम्पल देखें, इसका यदि एग्जाम्पल देखें तो यहां पर मैं लिख सकता हूं H2S, बतौर एग्जाम्पल यह लिख सकता हूं H2S। H है दोस्तों, ये बनेगा H2 प्लस S। मैं बता चुका हूं कि अभिक्रिया के चिन्ह के आगे, अभिक्रिया के चिन्ह से आगे यदि को प्लस मिल रहा है, अभिक्रिया के चिन्ह से आगे क्या मिल रहा है? प्लस मिल रहा है, तो वियोजन को बताएगा, अलग होने को बताएगा।
तो किसी तत्व या पदार्थ से हाइड्रोजन का वियोजन होता है तो वो अभिक्रिया भी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी। और ऑक्सीकरण की जो तीसरी परिभाषा है, ये तीसरी परिभाषा क्या कहती है, देखिएगा। ऑक्सीकरण की तीसरी परिभाषा कहती है कि जब कोई तत्व क्या करे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, जब कोई तत्व क्या करे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, तो वह अभिक्रिया भी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसको एग्जांपल से समझने के लिए मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि सोडियम, और यहां लिखा मैंने दोस्तों Na++ इलेक्ट्रॉन। क्या समझ में आ रहा है, बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है कि अभिक्रिया के चिन्ह से आगे प्लस का चिन्ह आया है, और अभिक्रिया के चिन्ह से आगे प्लस का चिन्ह आने का मतलब है वियोजन या पृथक्करण, पृथक होना। तो यहाँ पर पृथक कौन हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पृथक हो रहा है, किससे, सोडियम से। यानी सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। एक चीज आपको यहाँ पर और समझता हूँ कि जब भी कोई तत्व जैसे मान लीजिएगा कि X कोई तत्व है, और ये तत्व अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी, कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी को रिप्रेजेंट करेंगे प्लस चिन्ह से, उल्टा है थोड़ा सा, ठीक है। सामान्यतः कमी को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में जब कमी होगी तो उसे हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। और यदि यह तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इस तत्व के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ग्रहण करने पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि को हम माइनस आवेश से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश का मान होता है दोस्तों, वो होता है 1.69 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बोले तो 1.69 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। तो तीन परिभाषाएं बता दी, या तो ऑक्सीकरण के अंदर पहली कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग करेगा या ऑक्सीजन का योग होगा। दूसरी परिभाषा हाइड्रोजन का वियोजन होगा, हाइड्रोजन पृथक होगी, निकलेगी, अलग होगी। और तीसरा तत्व क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। इन तीनों ही बातों के आधार पर, इन तीनों ही बातों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण है। अब देखिए, ऐसे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाते हैं। जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, फैक्ट लगा के लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। नंबर 1, जिन पदार्थ ऑक्सीकरण होता है, जिन पदार्थों का ऑक्सी है, वे क्या कहलाते हैं, वे अपचायक कहलाते हैं, वे अपचायक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों, अपचायक कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ ऑक्सीकरण होता है वे अपचायक कहलाते हैं। अब आपसे पूछ लेगा प्रमुख अपचायक कौन कौन से हैं बतौर एग्जांपल, तो यहाँ पर नंबर 2 अपचायक के उदाहरण, अपचायक के उदाहरण कि कौन कौन अपचायक हैं, ये बात आपसे पूछती है तो अपन बता देंगे। अगर एग्जाम में ये बात पूछी जाती है तो एक तो है दोस्तों हाइड्रोजन, एक है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, एक अपना हो गया H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, एक हो गया दोस्तों अपना SO2, एक कार्बन और एक एसेंशियल स्ट्रांसियम क्लोराइड। ये सभी क्या है, 2 आएगा इसमें, ये ध्यान रखना 2 आएगा। ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी एग्जाम्पल है किसके, अपचायक के उदाहरण। किसके उदाहरण, अपचायक के उदाहरण है। और अपचायक को ही हिंदी में अवकारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकारक। अगर आपको लिख के दे दे तो भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अवकारक भी किसे कहते हैं, अपचायक को ही कहते हैं। तो ये तो थी पहली अभिक्रिया अपनी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरी अभिक्रिया के बारे में, और दूसरी जो अभिक्रिया है वो है अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन।
अपचयन अभिक्रिया, बोले तो रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। रिडक्शंस में क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, इसको भी हम वही तीन परिभाषाओं से देखेंगे, लेकिन ये ठीक ऑक्सीडेशन की विपरीत होगा। ठीक ऑक्सीडेशन की विपरीत का मतलब है कि पहली जो परिभाषा है इसकी वो ये होगी कि जब किसी तत्व या पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल हम देखें तो S और S2, ये बन गया H2S। इस तरीके से हम समझा सकते हैं। दूसरा जो है दोस्तों, इसकी सेकंड जो परिभाषा है ठीक विपरीत है। देखो, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन जुड़ रही थी, सॉरी ऑक्सीजन जुड़ रही थी, हाइड्रोजन निकल रही थी। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ रही थी, हाइड्रोजन निकल रही थी। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ रही है तो निकलेगी कौन, ऑक्सीजन निकलेगी। क्लियर है, यस। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जब तत्व या पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन हो, ऑक्सीजन का क्या हो, निष्कासन हो, तो ऐसी अभिक्रिया भी क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, और अपचयन अभिक्रिया है तो अब देखिए यहां से एग्जाम्पल इसका अपन क्या लिख सकते हैं, ठीक उसका विपरीत कर सकते हैं हम, CO2 और इसको लिख सकते हैं C+O2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये पता चलता है। ठीक, तीसरी परिभाषा जो है दोस्तों वो है इलेक्ट्रॉन से संबंधित। तो ऑक्सीकरण में तो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, लेकिन अपचयन में तत्व इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो जब कोई तत्व, तीसरी परिभाषा क्या है अपचयन की, कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो वो क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करी है तो इस पर अधिकता होगी तो एक माइनस आ जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करी है तो एक माइनस आ जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती तो यहाँ पर दो माइनस आ जाते। क्लियर, यस। तो इस प्रकार से हमने ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की जो है वो परिभाषा देखी दोस्तों, कि किस तरह से ऑक्सीकरण होती है और किस तरह से अपचयन होती है। अब यहाँ पर एक चीज अपने को जो याद रखनी है वो यही रखनी है कि जिन पदार्थों का अपचयन होता है, देखो जिनका ऑक्सीकरण हो रहा था वो तो क्या कहला रहे थे, अपचयन कहला रहे थे। जिनका ऑक्सीकरण हो रहा था वो तो क्या कहला रहे थे, अपचयन कहला रहे थे। लेकिन जिनका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकरण कहलाते हैं। जिन पदार्थों का अपचयन होता है वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। जिनका क्या होता है, अपचयन होता है, वे क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो आपको यहां से क्या पूछेगा, परिभाषा थोड़ी पूछेगा, वो तो ऑक्सीकारक के एग्जाम्पल पूछेगा। क्या पूछेगा, ऑक्सीकारक के उदाहरण पूछेगा, ऑक्सीकारक के एग्जाम्पल्स पूछेगा। तो ऑक्सीकारक के एग्जाम्पल्स में एक तो अपना O2, एक आ जाएगा O3 ओजोन आ जाएगा। इसके अलावा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी हम शामिल करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीकरण में आपको और जब पूछेगा दोस्तों तो HNO3 आएगा, KMNO4 आ जाएगा, HNO3 KMNO4 आ जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट आ जाएगा। ठीक, और इसके अलावा एक और जो आएगा अपना वो K2Cr2O7 भी इसी के अंदर आएगा, फिट करी K2Cr2O7। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे जो है दोस्तों ये हमारे ऑक्सीकारक के उदाहरण है, ऑक्सीकारक के एग्जाम्पल है। तो जिन पदार्थों होता है वो कारक कहलाते हैं। ऑक्सीकारक कौन कौन से आपके सामने, ऑक्सीजन है, ओजोन है, ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, HNO3 है, KMNO4 है, K2Cr2O7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली रासायनिक अभिक्रिया की ओर चलते हैं।
और अगली जो रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों वो है अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीकरण हमने देख ली, अपचयन हमने देख ली, अब वे रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे अपन जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ संपन्न होती हैं वो कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो तीसरी जो अपनी अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, और इस रेडॉक्स को अपौपचय अभिक्रिया क्या कहते हैं इसको, अपचय और उपचय दोनों एक साथ होता है तो अपौपचय अभिक्रिया, अपचय और उपचय दोनों एक साथ होते हैं इसलिए अपौपचय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अपौपचय अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। अब आइएगा देखते हैं इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले परिभाषा, परिभाषा यही कहती है कि जब ऑक्सीकरण, जब ऑक्सीकरण एवं अपचयन, जब ऑक्सीकरण एवं अपचयन की अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण व अपचयन की अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती हैं, साथ साथ संपन्न होती हैं, तो ऐसी अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों जब साथ साथ संपन्न होती है तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान रखना, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर नॉर्मली दोनों का मिश्रण होगा तो दोनों के मिश्रण को समझाने के लिए लिख सकते हैं, एक पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो दूसरा ऑक्सीजन का क्या करेगा, एक पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है तो दूसरा पदार्थ किसका ग्रहण कर रहा है, हाइड्रोजन को ग्रहण कर रहा है, हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ग्रहण हो रही है। दूसरा क्या करेगा, ऑक्सीजन निकाल रहा है तो पहला हाइड्रोजन निकाल रहा है। ठीक है, इसमें एक जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, यानी कि त्याग करता है, तो दूसरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, एक त्याग रहा है एक ग्रहण कर रहा है। ठीक है, इस कारण से ये रेडॉक्स अभिक्रिया होगी क्योंकि दोनों साथ साथ इसमें संपन्न होती है। ठीक है, और ऑक्सीकरण और अपचायक दोनों के जैसा जो व्यवहार करते हैं वो कौन कौन है, जो कि ऑक्सीकारक की तरह भी व्यवहार करते हैं और की तरह भी व्यवहार करते हैं, यानी दोनों की तरह, दोनों की तरह व्यवहार करने वाले, दोनों की तरह व्यवहार किसका है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों के जैसा, तो वो है H2S का, H2O2 का, SO2 का। तो एक सबसे अच्छा एग्जांपल आप याद रख लो H2O2 का। मैं इस H2O2 के एग्जांपल को आपको समझा देता हूं। यहाँ पर देखिए दोस्तों H2O2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से ये अभिक्रिया संपन्न होगी H2 + O2। तो देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन हो रहा है। तो ये बन गया यहाँ पर H2O2। तो ये जो अभिक्रिया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, ये किसके अंदर है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ संपन्न होने में है। इसका मतलब ये रेडॉक्स अभिक्रिया में, इसका मतलब क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया के दौरान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं नंबर 4, अभिक्रिया नंबर 4 की बात करते हैं। और अभिक्रिया नंबर 4 में हम देखते हैं दोस्तों तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया क्या होती है, फास्ट रिएक्शन, नाम से स्पष्ट है फास्ट है, और फास्ट है तो समय कम लगेगा, दर ज्यादा होगी। दो चीजें होती है अभिक्रिया में, एक तो होती है अभिक्रिया की दर, क्या होती है अभिक्रिया की दर,
और एक होता है उसमें लगने वाला समय। अगर दर दोस्तों ज्यादा है तो समय क्या होगा, कम होगा। और समय कम लग रहा है इसका मतलब दर ज्यादा है, दर ज्यादा है इसका मतलब गति तीव्र है। अभिक्रिया कैसे कहलाएगी, तीव्र कहलाएगी। तो तीव्र अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिन संपन्न होने में, लिख देता हूं यहां पर, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिन्हें, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिन्हें संपन्न होने में, जिन्हें संपन्न होने में बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। अब कम कितना कम, यथा, लिख सकता हूं यहां पे, यथा घंटे, मिनट या सेकंड ही लगते हैं, घंटे मिनट या सेकंड ही लगते हैं अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने में, तो दोस्तों वह रासायनिक अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। और इसका यदि हम उदाहरण देखें, तीव्र अभिक्रिया का यदि हम एग्जांपल देखें तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कह दो, या इसी अभिक्रिया में साबुनीकरण अभिक्रिया, सॉरी लवणीकरण अभिक्रिया, लवणीकरण, क्या कह सकते हैं, लवणीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर दोस्तों अम्ल क्रिया करेगा क्षार से, और क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। और ये जो अभिक्रिया हो रही है ये 10 की घात -10 सेकंड में संपन्न हो जाती है, जो कि बहुत बहुत कम समय होता है दोस्तों। तो इस प्रकार अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में बहुत कम समय लगता है वो तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अम्ल HCl था और क्षार NaOH था, दोनों ने क्रिया करके दोस्तों NaCl बनाया, नमक बना लिया, प्लस OH H के साथ जुड़कर H2O बना रही है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, यहाँ पर ये बन गया दोस्तों NaCl, जो कि साधारण नमक है। और ये जो साधारण नमक है ये कैसा होता है, ये लवण होता है। कैसा होता है, लवण होता है दोस्तों, लवण होता। क्लियर, यस। तो ये हो गई तीव्र अभिक्रिया। एग्जाम्पल पूछे तो उदासीनीकरण या लवणीकरण की अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया है। अब बात आती है अगली नंबर 5। तो नंबर 5 है दोस्तों अभिक्रिया। नंबर 5, 5वें नंबर की अभिक्रिया है मंद अभिक्रिया। स्लो रिएक्शन की बात करते हैं, नाम से स्पष्ट है। और जो जबकि हमने तीव्र अभिक्रिया पढ़ ली तो मंद में तो हमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए। नाम से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, ये स्पष्ट है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में अधिक समय लगता है, दिन महीने या वर्ष बीत जाते हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो सबसे पहले परिभाषा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिन्हें संपन्न होने में, संपन्न होने में, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिन्हें संपन्न होने में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, यथा दिन, महीने या वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, दिन महीने या वर्ष लग जाते हैं, वे कहलाती है मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया के उदाहरण यदि हम यहाँ पर देखें एग्जाम्पल के तौर पर, तो मंद अभिक्रिया में एक तो है दोस्तों लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगती है तो लोहे पर जंग लगने में अधिक समय लगता है, इसलिए ये मंद अभिक्रिया है। ठीक है, इसका जो अभिक्रिया है वो बना देता हूं मैं। देखिए 4Fe, लोहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया करेगा, तो Fe लोहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में
जल के साथ क्रिया कर रहा है, लोहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के साथ क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है मित्रों, और अभिक्रिया यहाँ पर कर रहा है, तो यहाँ निर्माण होता है जंग का। किसका निर्माण होता है, यहाँ जंग का निर्माण होता है, जो कि धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। 2Fe2O3 बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर, 2Fe2O3 बनेगा, और में क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, जो कि कितना बनेगा, 3H2O। कितना बनेगा, 3H2O बन जाएगा दोस्तों। ये जो बन गया यहाँ पर, ये जो यहाँ पर बन गया 2Fe2O3, ये धातु का ऑक्साइड है, क्या है, धातु ऑक्साइड, फेरस धातु का ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड। और जो धातु ऑक्साइड होते हैं इन्हीं को कहते हैं दोस्तों जंग। क्या कहते हैं, जंग। और धातु ऑक्साइडों का जो रंग होता है ये कैसा होता है, ये होता है दोस्तों ब्राउन, यानी भूरा रंग होता है। कैसा होता है, भूरे रंग के होते हैं धातु के ऑक्साइड। ठीक है, यस। तो इस प्रकार से लोहे पर जंग लगने की जो अभिक्रिया है वो मंद अभिक्रिया में शामिल है। और यदि हम एग्जाम्पल देखें मंद अभिक्रिया के, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में सूर्य में होने वाली नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, सूर्य में होने वाली नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन, सूर्य में संपन्न होने वाली नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया क्या है दोस्तों, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया भी मंद अभिक्रिया है, जो कई वर्षों से चली आ रही है और चलती जाएगी। ठीक है, यस। अब बात करते हैं अपन अगली अभिक्रिया, जिसका नाम है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। नंबर 6 पर हम बात करते हैं उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मल, नाम से स्पष्ट है, एक्सोथर्मल। ठीक है, एक्सोथर्मल होती क्या है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो लिख देता हूं यहां पर, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, वे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं में यदि हम बात करें दोस्तों, तो चूने पत्थर को जब हम पानी में डालते हैं, इसका उदाहरण लिख देता हूं कि चूने पत्थर को पानी में डालने पर, चूने पत्थर को पानी में डालने पर बुदबुदाहट के साथ, बुदबुदाहट के साथ उष्मा का निकलना या पानी का गर्म हो जाना, पानी का गर्म हो जाना। इसके अलावा नाभिकीय संलयन की जो अभिक्रिया है इसमें भी उष्मा का उत्सर्जन होता है, नाभिकीय संलयन के दौरान भी। तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन भी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। इसके अलावा दोस्तों ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीकरण जो होता है या दहन जब होता है, ऑक्सीकरण या हम कहते हैं दहन की अभिक्रिया, तो इस दौरान भी ऑक्सीकरण या दहन के दौरान भी क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उष्मा का उत्सर्जन होता है, और इस कारण से ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। नंबर 7 अगली जो तो वो है उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। और उष्मा शोषी अभिक्रिया को कहते हैं अपन एंडोथर्मल रिएक्शन, एंडोथर्मल रिएक्शन। तो एंडोथर्मल में क्या होगा, उष्मा शोषी में क्या होगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, सिंपल सा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
जिसके दौरान, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, जिसके दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसके एग्जाम्पल अगर पूछे जाए तो जैसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है मित्रों, यह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किसमें शामिल है, ऊष्मा शोषी के अंदर शामिल है। और इसके अलावा अमोनिया बनने की जो क्रिया है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूं, N2 प्लस 3H2 2NH3, 3H2 ये बन गया 2NH3, क्या बन रहा है ये, अमोनिया, अमोनिया। तो अमोनिया बनने की जो अभिक्रिया है, इसके दौरान भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, सॉरी हाँ शोषण होता है, इसलिए इसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करती है, तो अमोनिया निर्माण के दौरान भी ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा ग्रहण की जाती है, इसलिए इसको भी क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार हमने अभिक्रियाओं में जो बात की दोस्तों, एक अपन ने बात की ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एक हमने यहाँ पर बात की अपचयन अभिक्रिया, इसके बाद हमने बात की मित्रों रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ये मैंने वो बताई है जो आपके सिलेबस में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हमने तीव्र अभिक्रिया की बात की, इसके बाद हमने मंद अभिक्रिया की बात की, इसके बाद हमने दोस्तों ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की बात की, और इसके बाद हमने बात की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्लियर, यस। अगली क्लास में हम इन अभिक्रियाओं पर प्रभाव डालने वाले उत्प्रेरक इनकी बात करेंगे, किनकी बात करेंगे, उत्प्रेरकों के विषय में बात करेंगे। तो ये थी अपनी मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, और इससे आगे जो पोर्शन है वो देखेंगे अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।